रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी। वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मरदमशुमारी हुई है तो इंतखाबात भी इसी पर होनी चाहिए। अब ये सवाल जो बार बार उठ रहा था कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे या नई मरदमशुमारी पर, मेरे ख्याल में इसका जवाब तो मिल गया होगा कि इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, उसके मुताबिक ही होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंतखाबात जो है वो डिले होने जा रहे हैं या इसमें मजीद वक्त लग सकता है। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें भी यकीनन जुड़ी हुई हैं जो कि एतराज़ात हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से। मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात जो हैं वो हल्का बंदियों के हवाले से उठाए जा रहे हैं। कहीं पर आबादी को कम गिनने का इल्ज़ाम लग रहा है तो कहीं पर कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। इनका क्या बनेगा, इसके ऊपर हम करेंगे आज तफसील से बात। निगरान वज़ीर आज़म भी एक बहुत बड़ा सवाल है जी। मुशावरत कहा जा रहा है कि हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब के दरमियान कई बार नाम इसी हफ्ते मजीद मुशावरत के बाद जो है वो फाइनल किया जाएगा और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो हैं वो फिर बैठकर इसका फैसला करेंगे। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज जो है वो मुशावरत हो जाएगी। क्या मुशावरत हुई है, आगे क्या होने वाला है, इस पर भी हम करेंगे बात। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक़ दिफा खत्म हो गया। गवाह तलबी की दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया, इस पर भी होगी बात। हुई है इलेक्शन कमीशन केस की भी, जो चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म है वो 22 अगस्त को आयद की जाएगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर पीटीआई काफ़ी मुश्किलात का शिकार लग रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नोटिस भिजवाए गए हैं और ये भी नोटिस भेजा गया है कि उनके जो पार्टी निशान है उसको भी मनसूख तक किया जा सकता है। पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है और हवाई अड्डे आउटसोर्स करने से मुतालिक बिल भी सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? वेरी जो हैपनिंग डे मैं कहूँगी कि आज जी मैं आपकी एनर्जी देख के बड़ा हैरान हुआ। मेरे ख्याल से जिस तरह से आपने आगाज़ किया मुझे लगता था जैसे आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया। इतनी आप काश के मैं ये कर सकती, लेकिन वो आपने जो नवीज सुनाई है कि इलेक्शन जो है लोगों को मेरे मुंह से ये नवीज सुन के कितना अच्छा लगता है और मुझसे कितनी जो है वो अकीदत रखते हैं कि मैंने ये खबर सुनाई है। हम यही दुआ करते हैं कि आपकी ये बात जो है वज़ीर आज़म के कानों तक पहुँचे और शायद अवाम के लिए रिलीफ की कोई बात निकला। एनीवे आते हैं जी आपके इसके ऊपर। ये मेरे ख्याल से एक बहुत देर से कंट्रोवर्सी चल रही थी। एक दो पार्टियां तो इसके ऊपर बाकायदा पोजीशन लिए हुई थी, MQMB और जमात इस्लामी भी, कि जनाब ये नई हल्का बंदियाँ जो हैं इन पर इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन आप कराची की जो आबादी है वो उसको दोबारा से आप ज़रा देख लें। यानी उनका मुतालबा सिर्फ कराची की हद तक था कि कराची को कम दिखाया गया आबादी के एतबार से, बट अदरवाइज़ उनका मुतालबा यही था कि वो इलेक्शन चाहते हैं नई कॉन्स्टिट्यूंसी यानी नई हल्का बंदियों पर। अब ये लफ्ज़ तो बहुत आसान सा है, नई हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, आराम से कैसे हो जाएंगी, हम उसके ऊपर आते हैं। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। अच्छा, कभी वो कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, फिर वो कहते हैं जी नहीं ये फ़ैसला फ़लाँ करेगा, ये फ़ैसला ढिमकान करेगा, फिर वो कहते हैं नहीं जी इलेक्शन तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रही उनकी। नहीं तो अभी भी ये मामला खटाई में, या अब हम समझ लें कि वज़ीर आज़म ने कह दिया तो अब होंगे नई मरदमशुमारी? मेरे ख्याल से जो जिस किस्म की पेशरफ्त हो रही थी, जिस किस्म के हैक्टिक मुज़ाकरात चल रहे थे, जिस तरह से PDM की लीडरशिप आपस में मिल रही थी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रदारी साहब से मिले 2 दफ़ा दुबई में, आपके सामने है, और यहाँ पर भी मुशावरत की बात हम बड़ी देर से सुन रहे हैं। तो कुछ लगता ये है कि कुछ चीज़ें फाइनल हो गई हैं जिसमें ये बात अब अल्टीमेटली तय हो गई है कि इलेक्शन होंगे नई मरदमशुमारी नई हल्का बंदियों के मुताबिक। ये थोड़ा सा नाजरीन को समझाने की बात यह है कि ये जो तरमीम की गई है इलेक्शन लॉज में, उसके बाद असल सूरत हाल है क्या। अच्छा, देखिए जी, कौमी असम्बली के अंदर जो है वो 266 सीटें अब रह गई हैं बाकी। पहले 272 थी, तो 10 यानी 10 के करीब जो 10 नहीं, ये कितनी बनती हैं 72 4 6 को 6 सीटें कम हो गई। ठीक है, कौमी असम्बली की। उसका ब्रेकअप ये है जी कि बलूचिस्तान को 16 सीटें हैं के पास हैं, KPK में 45 सीटें हैं, पंजाब में 141 हैं। हम हमेशा कहते थे कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। सिंध के पास 61 हैं और इस्लामाबाद जो है उसके पास पहले 2 थी, अब 3 सीटें हो गई। ठीक है, तो ये तो है 266 का ब्रेकअप। लेकिन आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 में तरमीम के बाद जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ा सा उसको हम वजाहत के साथ बयान कर देते हैं कि जो कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें हैं, जनरल सीट्स जिसको कहते हैं, वो 266 हैं। 60 रिजर्व्स हैं बराए ख़वातीन और 10 हैं गैर मुस्लिमों के लिए। तो टोटल सीट्स जो हैं वो 336 बन जाएंगी। ठीक है, ठीक हो गया जी।
अब इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के में वोटर कितने होंगे, यानी कितने अशखास पर वो हल्का यानी मबनी होगा, उसका भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर लेते हैं। KPK में हर हल्के में 7,88,933 लोग होंगे, वोटर होंगे। इस्लामाबाद में 6,67,799 और पंजाब में 7,80,059, सिंध में 7,84,500 और बलूचिस्तान में 77,944 वोटर्स होंगे हर हल्के में। ठीक है जी, तो ये तफसील भी हमने दे दी है। अब देखिए फिर वापस आ जाते हैं उसी के ऊपर, इलेक्शन कब होने? कब होने? अगर तो हम ये प्रेमिसेस मान लेते हैं कि इलेक्शन जो है वो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुताबिक होंगे, नई मरदमशुमारी के मुताबिक हो गए, तो इलेक्शन तो 6-7 महीने के लिए गया। मैं अब तो मानना ही पड़ेगा ना, वज़ीर आज़म ने कह दिया, तो फिर क्या अब नहीं हो रहा? 90 दिन के अंदर इलेक्शन। हाँ, मेरे ख्याल से अब इसके बारे में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, पुरानी के मुताबिक नहीं होंगे। तो फिर ये भी हम क्लैरिटी ले लें कि 2023 में नहीं होंगे, 2024 में होंगे। अब आप देखिए, आपके पास ये कहने के लिए कोई जवाब होना चाहिए ना। उसके लिए जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जिस दिन हमें गो हेड दे दिया जाएगा कि जी नई कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुताबिक आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक आपने हल्का बंदियाँ करनी है, तो हमको 4 महीने चाहिए। ठीक है, 4 महीने तो उनके हो गए। अब आप ये देखिए कि अगर ये 12 अगस्त को टूट रही हैं तो पहले तो 3 महीने लगाएं, ठीक है, फिर उसके बाद 4 महीने लगाएं, या 4 महीने पहले लगा लें, उसके बाद 3 महीने। नहीं, 4 महीने इसमें ऐड नहीं हो सकते, कुछ 4 महीने बाद ही इलेक्शन नहीं हो सकते ना ऐसे। वो तो उन्हें टाइम चाहिए हल्का बंदियाँ करने के लिए, वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए, सारा ठीक है। तो टोटल 4 महीने का टाइम नहीं है, मतलब 90 दिन वो भी ले लेना। 4 महीने उनको चाहिए मुकम्मल करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज और वोटर लिस्ट। अच्छा, जब वो मुकम्मल कर लेंगे वो फिर इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को कि जनाब हम तैयार हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 90 दिन शुरू होंगे। अच्छा, उसके बाद 90 दिन शुरू होंगे, तो 4 और 3 और हो गए 7। ये 7 के लिए गया, लिहाजा आपका ये फरमाना कि ये 2024 में होंगे। ठीक है, जो अर्लीस्ट डेट दी जा रही है ना, जो हल्के इन्फॉर्म्ड है, वो कहते हैं कि जी मार्च में हो सकते हैं इलेक्शन। अच्छा, मार्च में भी ज़रा गिन लें आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के लिए गए। ठीक है, और मतलब उससे आगे कितने जा सकते हैं वो भी अब आपने ये क्या ही देना था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा गया जनाब कि ये इलेक्शन जो है इसमें जो ताखीर हो रही है इसके हवाले से भी तो कुछ बताए ना, तो उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है बताना, ये आप इलेक्शन कमीशन से पूछें। हाँ, क्योंकि अब तो सारा उधर ही। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। तो ये आप देख लीजिए सूरत हाल जो है ये बड़ी खौफनाक है। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियों के तर्जुमान हैं, उनके मुख्तलिफ व्यूज़ आ रहे हैं। सबसे पहले तो PDM जिसकी हुकूमत है आजकल, उसके तर्जुमान है हमदुल्ला साहब। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और वज़ीर आज़म के बयान से तजाद पैदा हुआ है, यानी ये PDM का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहा है। समझ आ रही है आपको बात की कि नहीं आ रही? लिहाजा ये इतना जो है आसान काम नहीं है। कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसके साथ निगरान सेटअप क्या होगा वो जुड़ा हुआ है। और हम एक गलती कर रहे हैं, हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फंस जाते हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर तो कोई ना कोई बन ही जाएगा, 5-6 नाम तो है ना सर्कुलेशन में, कैबिनेट क्या बनेगी? वो लोग कौन होंगे जो उस काबीना के हिस्सा होंगे? और वो आप ही ज्यादा देर के लिए रहे हैं। तो अगर आपको याद हो कि हमने सुना था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो जो मुशावरत हुई है उनकी, उसमें ये तय हो गया है कि ना कोई सहाफ़ी होगा, ना कोई जज होगा, ना कोई जनरल होगा। याद है ना आपको? हमने अपने प्रोग्राम में बताया भी था ना। तो फिर वो कौन लोग हैं, कहाँ से उतरे हैं, आसमान से आए हैं नीचे? दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो सियासी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन वक्त पर कराना है तो फिर कोई सियासतदान होना चाहिए इंटर्म सेटअप का, यानी निगरान वज़ीर आज़म जो है वो किसी सियासतदान को होना चाहिए। ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा ये तो मेरे ख्याल से इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है। सही है। अब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी स्पेकुलेशन जो हो रही हैं उसके अंदर हमने अच्छा, ये मुशावरत हो के क्यों नहीं दे रही है? मतलब क्या क्या अटका क्या हुआ है? देखिए, जो मुशावरत तो होनी थी हुकूमत के यानी प्राइम मिनिस्टर के बीच और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच, वो तो आज होनी थी। 2 तारीख उसकी दी गई थी, बुध का दिन मुकर्रर था उसके लिए। लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अपने 3 नाम तो फाइनल होने चाहिए कि नहीं, जो वो उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, वो 3 नाम क्या फाइनल हो गए हैं? 2 बातें तो उन्होंने वाजे कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जब होंगे तो हमारा वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब तो आने वाले वक्त में अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है
तो वजीर आजम होंगे। निगरान इंटरम इज स्टिल ए क्वेश्चन मार्क। वो मेरे ख्याल में हम एक वो मिस कर गए स्टेप, वो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए तो उन्होंने ये इशू डिस्कस किया है और काफ़ी इन डेप्थ उसके उनके ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ पे भी नहीं हुआ, यानी दोनों का कंसेंसस अभी भी नहीं हुआ है। इसलिए कि आपको याद होगा पहले नाम कुछ फ्लोट किए गए थे। सबसे पहला नाम जो है वो मोहसिन बेग साहब का फ्लोट हुआ, सही है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो गया, इसलिए कि उनके मुखालफ हल्के जो हैं या जो उनके मुखालफिन हैं उन्होंने फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की कौड़ियाँ लानी शुरू कर दी। हालांकि उनकी कुर्बत जो है जन साहब के साथ वो भी इस्टेब्लिश्ड है और उससे पहले जो जनरल मुशर्रफ थे उनके साथ भी उनकी दोस्ती थी। लेकिन वो तो उसमें भी फिजल आउट हो गया ना, जिसमें कहा गया कि सहाफ़ी नहीं हो सकता कोई। बहरहाल वो तो मैंने कहा ना कि ये वो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जनाब फिर नाम आ गया जनाब 5 और नए, फिर उसमें 2 खवातीन शामिल हो गई। आपको मैंने बताया भी था, बिल्कुल बताया था कि कौन सी हैं। तो ये भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर इंटरम गवर्नमेंट ने 90 दिन से ज़्यादा चलना है, आप मेरी बात समझ रही हैं कि नहीं? सही है, समझ आ गई। और ये तो अब हम कह रहे हैं जब इंटरम गवर्नमेंट आ जाएगी फिर नई मुश्किलात, नए चैलेंजेस, नई सारी चीज़ें होंगी, तो उन्होंने तय करना होगा कि इलेक्शन कब होने। मैं ये समझता हूँ कि अगर असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद 90 दिन से ज़्यादा जाते हैं इलेक्शन आगे, तो फिर उसका कोई फाइनल डेट नहीं है। फिर वो जितनी मर्जी ताखीर, कुछ हल्के कह रहे हैं ना कि डराना शुरू कर दिया। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, कुछ हल्के कह रहे हैं बाकायदा सोशल मीडिया पे भी, नेशनल मीडिया पे भी, कि ये इंटरम सेटअप जो है 2 साल तक रहेगा। और ये सारी पार्टी इसके लिए काबिल कबूल होगी बात? ये तो फिर बाद में पता चलेगा, ये तो अभी हम एडवांस कुछ नहीं कह सकते। नहीं मतलब अगर पीडीएम ऑन बोर्ड होगी, 13 पार्टियां हैं वो, ठीक है, उसके मुखालिफिन 2 पार्टियां जो हैं उनकी कुर्बतें भी इन पार्टियों के साथ जो हैं वो एस्टैब्लिश्ड हैं। जो आईपीपी है, जिसको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं आप, उसने अपनी टिल्ट जाहिर कर दी थी कि हम सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो ये सारी नई रियलिटीज़ जब आएंगी तो फिर नए मुतालबात भी आएंगे और नए जवाब भी पैदा हो जाएंगे इलेक्शन को और ज़्यादा आगे करने के लिए। आगे बात करने से पहले मेरा ख्याल है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेकर वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से। बुखारी साहब ने पुराने तो बड़े नाम हमें बता दिए, लेकिन कुछ नए एडिशंस भी हुए हैं बुखारी साहब। अगर कुछ निकले हैं नाम तो उनकी जगह पर कुछ नए नाम भी आए हैं, तो वो कौन से नाम? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया है। पहले तो ये है कि जो नाम हम लेते रहे थे उसमें एक नाम हमने मिस किया था, वो था हफीज़ शेख साहब का। हफीज़ शेख साहब पहले भी आजमाए जा चुके हैं, पहले भी वो इंटर्म रह चुके हैं, फिर वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और वेस्ट के बड़े पसंदीदा हैं। आप समझ रही ना मेरा इशारा किस तरफ है? यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी हमेशा तर्जुमानी करते हैं और अभी भी IMF के हवाले से वो जाने जाते हैं। जो एक बहुत ही नया नाम है ना, वो है जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का। अच्छा, उनका नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया है और उसके ऊपर भी बहुत सौ का कंसेंसस है, ये हमें सुनने को नहीं। तो बुखारी साहब मुझे ये बताइए कि ये तो तय नहीं हो गया था कि कोई जज साहब जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं होंगे, तो फिर अब ये किस तरह आया नाम? ये इसी तरह से आ गया जिस तरह 2 खवातीन का नाम आ गया, उसमें भी एक जो है वो मलिया लोधी जर्नलिस्ट है। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। तो इसलिए ये लास्ट मिनट तक कोई ना कोई अपसेट गड़बड़ होनी है इसमें। जुगनू मोहसिन, हाँ उनका भी है, वो भी जर्नलिस्ट। बराबर। चलिए वो तो सियासतदान है ना, सियासतदान रही हैं, सियासतदान MPA थी, वो सफ़ीर भी रही हैं अमेरिका में। यानी वो उस कैटेगरी में नहीं आती, वो चूंकि सियासत से मुंसलिक रही हैं, तो ठीक है। देखें अल्टीमेटली ये कहीं किसी जगह से नॉड होनी है जिसके बाद ये तय होगा कि कौन इंटर्म प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो, उनका नाम भी है, वो अभी तक है। अच्छा, वो मुसलसल डिनाई किए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम है। अच्छा, हाँ, उनका नाम होने की वजूहात भी लोग साथ बताते हैं, वो मैं यहाँ प्रोग्राम में नहीं बताऊंगा। वो नहीं बतानी आपने? वो नहीं बतानी। ये फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर लोगों को होता है कि यार वो क्या बात थी, वो क्या बात थी। नहीं, वो मैं इसलिए मैं कोई यानी इसके इसमें वो नहीं छोड़ना चाहता। क्यूरियस आप कर देते हैं और फिर कहते हैं नहीं वो नहीं मैंने। चलिए जी, नाम बता देते हैं। वो कहते हैं ये कि जनाब उनकी दोस्ती उनसे है जिनकी बात आने वाले वक्तों में चलनी है। अब इससे आगे तो मैं नहीं जाऊँगा। एनीवे, वो मुसलसल इसको डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने जो काम पंजाब में किया है मैं उससे बहुत खुश हूँ, उससे सहमत हूँ। अब वो भी उनकी चीफ मिनिस्टरशिप कितने अरसे तक चलेगी
इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान अच्छा। है, कोई पता नहीं है कि कब तक वो चलेंगे। एनीवे जनाब, हैविंग सेड दैट, तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का मसला जो है वो बहुत सी जगहों पर अड़ा हुआ है। ये कब तक हल हो जाएगा? कहीं तो वो पीडीएम की जमातों का आपस में अड़ा हुआ है, कहीं वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में फंसा हुआ है, कहीं वो टेक्निकली सही लेकिन वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसके साथ अड़ा हुआ है। तो देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें भी अभी ताखीर है, लेकिन वक्त अब ज़्यादा नहीं है। जो ही असम्बली डिज़ोल्व होगी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू टेक ओवर, ये याद रखें। दैट मीन्स 12 अगस्त से पहले पहले ये नाम भी फाइनल हो जाएगा और ये सबके लिए काबिल कबूल भी हो जाएगा। कैसा है जो मैंने बात की, इसका मजा नहीं लिया आपने? सही है, ठीक। एनीवे जनाब, अच्छा जी, उसके बाद जनाब जरा थोड़ा सा हम बात कर ले अगर मरदमशुमारी के हवाले से, वहाँ पे रिजर्वेशन है, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, एक तरफ तो यानी MQM और जमात इस्लामी मिल के कहते हैं कि कराची की आबादी जो है वो पूरी नहीं गिनी गई है। वो मिसाल भी देते हैं कि 60 लाख वोटर तो हमने ऐड करवाए हैं इलेक्शन कमीशन के टोटल में, वेरीफाई करवा के। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी लाहौर के साथ भी यही हुआ है। अच्छा, लाहौर जितना फैला है, जितना बड़ा हुआ है, बिल्कुल उसकी आबादी में उसके तनासब से इजाफा नज़र नहीं आता है। तो ये एक रिजर्वेशन भी अपनी जगह है। इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर स्टांस ये है कि देखिए, ये जो मरदमशुमारी है, हमें तो जब हुकूमत वेरीफाई करके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव करके देगी, उसके बाद हमारा रोल शुरू होता है। नहीं तो बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो है वो हुकूमत नई मरदमशुमारी का डेटा रिलीज करने के लिए तैयार है? करना पड़ेगा जी, उसके बगैर कैसे होगा ये? वो तो डेटा रिलीज करेंगे तो तभी तो इलेक्शन कमीशन फिर उसके ऊपर हल्का बंदियां करेगा ना। ठीक। तो वो मेरा ख्याल से थोड़ा सा उसको आगे पीछे किया जा सकता है, ताखीर हो सकती है, लेकिन उसको रिलीज तो करना पड़ेगा। उसके बगैर तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन नहीं सकती। ये अभी सिर्फ जो स्टेटमेंट आया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आया, हमें ये भी देखना I think पड़ेगा। that's the ultimate. नहीं, हमें ये नहीं, कैसे कैसे अल्टीमेट हो गया? सूबे क्या रिएक्शन देते हैं इसके ऊपर, हमें ये देखना पड़ेगा। मुराद अली शाह साहब पहले कह चुके हैं नई मरदमशुमारी के, मुराद अली शाह इसके ऊपर कह चुके हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा। आप ठीक कह रही हैं। इसी तरह से और भी कुछ लोगों की रिजर्वेशन है, लेकिन ये बात बुनियादी तौर पर उन हलकों में जो फैसला करने की सकत रखती हैं तय हो गई है कि इलेक्शंस नई हल्का बंदियों, नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा और सूबों के एतराज़ात भी जो है वो नेचुरली वो सब कुछ जो है जो एतराज़ात उठेंगे तो वो हल भी होते चलेंगे जी। नहीं तो ये अब नवाज शरीफ साहब भी कुछ कह रहे हैं जी, और वो जब कहते हैं तो यकीनन सारी जो है वो नजरें उस तरफ लग जाती है। ट्वीट उनकी तरफ से किया गया और मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया, आवाम रोटी को तरस गई। ये किसको कह रहे हैं? ये कहीं अपने भाई को तो नहीं कह रहे? 14 महीने से तो देखिए, गुजारिश ये है कि यकीनी तौर पर वो अपने भाई को कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके भाई इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते। देखिए, 14 महीने भी काफ़ी वक्त होता है चीज़ों को ठीक करने का। मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि जिस हालत में उनको इकॉनमी मिली, जिस हालत में उनको फेस करना पड़ा IMF को, ये सारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, डॉलर इतना महंगा हो गया, बहुत सारे जवाब पेश किए जा सकते हैं, लेकिन कोई हुकूमत अपना दामन नहीं बचा सकती इस इल्ज़ाम से कि उसके दौर में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जिस तरफ इशारा नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं गालबन वो ये है कि ओवरऑल इकॉनमी की जो कंडीशन है, CPEC को नहीं चलने दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हुआ और फैसले ठीक नहीं हुए, ये उस सिमत में इशारा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जनाब 14 महीने में इस हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने क्या किया? बड़ा सवाल है। और वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो 2017 वाली जो सूरत हाल थी उससे भी बेहतर कर लेंगे। अब वो इशारा क्या कर रहे हैं कि डॉलर उस वक्त 106 रुपये का था, पेट्रोल उस वक्त 100 रुपये लीटर था। आप समझ लीजिए ना मेरा। और इसी तरह से तमाम चीज़ों की कीमतें भी कम थी। क्या नवाज शरीफ साहब हमें ये नवीद सुना रहे हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो हालात इससे भी बेहतर हो जाएंगे 2017 से भी? अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं कहता हूँ कल बना दें उनको, अल्लाह करे। अगर अवाम का इतना नहीं, लेकिन वो होगा पता कब? जब वो आएंगे और उनका आना और डिले होता नजर आ रहा है आपकी उस बात से जिसमें आपने कहा कि 7 महीने तो इलेक्शन छोड़ दें, क्योंकि तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो जब बैठेंगे जहाज में तो फिर समझ लें कि इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन आपने करा दिया डिले, आप क्या समझें? पहली बात तो ये है कि तलाल चौधरी को हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी वो जो नाजायज़ नाअहली थी 5 साल की, उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है।
अब वो फिर से अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जज साहब से मेरा मुतालबा है कि मेरे ये 5 साल मुझे वापस करें। बहुत सारे नाम उन्होंने और भी लिए जिनमें निहाल हाशमी शामिल हैं, जिसमें दानियाल अजीज़ शामिल हैं और ख़ुद नवाज शरीफ साहब शामिल हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि जो उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो जहाज़ में बैठेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक जो है 7 महीने से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि जब आप फाइनली डेट अनाउंस कर देंगे कि फ़लाँ डेट को इलेक्शंस होंगे, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुताबिक होंगे, तो नवाज शरीफ साहब चल पड़ेंगे। इसलिए कि ये भी तय हो गया है कि अगर इलेक्शन कैंपेन को नवाज शरीफ साहब खुद फिजिकली लीड नहीं करेंगे, अच्छा, तो मुस्लिम लीग नवाज को वो नताइज नहीं मिल सकते जिसकी वो तवक्को लगा के बैठे हैं। क्योंकि पंजाब उनका गढ़ है, पंजाब के ऊपर नजरें आप देख लें किस किस की। लेकिन ये तो इंतजार पे इंतजार, यानी वो नवाज कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई तारीख मिल नहीं रही हमें। आपसे भी देख लें, देखिए मैंने तो एक तारीख आपको दी थी, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बुखारी साहब वो तो फिर 16 सितंबर को या 14 सितंबर को जनाब बदियाल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद नवाज शरीफ को वापस आने में कोई खतरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो वो आ जाएंगे वापस, चाहे इलेक्शन जब मर्जी हो। इलेक्शन जब मर्जी हो, कोई नहीं है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? हाँ, ठीक है, मुझे समझ आ तो गया। आप पता है आपको सब कुछ, आप भी बस मजे लेती हैं गुफ्तगू नहीं, में। मैं तो जरा क्लैरिटी लेती हूँ। हाँ, मजे जरा नहीं, क्लैरिटी हम अपने नाज़रीन को भी दे देते हैं कि भाई बात ये है हाँ। कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो एक दिन की नहीं होगी, अगर 90 दिन की भी है तो आप देखें कितना कुछ करना पड़ता है। हम ये तवक्को करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और एक एक्टिविटी जो है वो पंजाब में कम से कम, एटलीस्ट पंजाब में वो रीजनरेट होगी। इस दफ़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा फोकस उनका KP के ऊपर भी होगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर भी सूरत हाल अब वल्नरेबल है। ठीक है। PTI वहाँ पर तोड़ फोड़ का शिकार है और वहाँ पर हमेशा से नून लीग को पजीराई मिलती रही है। अगर आपको याद हो कि जो बाई इलेक्शन हुए थे 2018 के इलेक्शन के बाद, तो उसमें भी मानसेरा की सीट जो है वो जाके नून लीग ने जीती थी, याद है ना आपको? और इसी तरीके से जो स्वात की सीट होती थी, जिससे पहले हज़ारा में जो मेहताब अब्बासी साहब थे, ये सब कुछ वहाँ पर नून लीग की प्रेजेंस होती थी KPK में। इसी तरह से बलूचिस्तान। ठीक है, चलें फिर ब्रेक के लिए मेरे ख्याल में आपको रोक देती हूँ, क्योंकि टॉपिक शुरू कर दिया तो फिर वो तो तवील हो जाएगी बात। तो फिर हम उसको ब्रेक के बाद ही शुरू करते हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। तोशा खान केस में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। चेयरमैन PTI का हक दिफा खत्म कर दिया गया है। गवाह तलबी की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है। अदालत ने चेयरमैन PTI के 4 गवाहों को गैर मुतलका करार दे दिया। बुखारी साहब, व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है आगे? क्या जो है वो खतरा अब आपको याद होगा आयशा, मैंने आपसे कहा था कि 2-3 केसेस ऐसे हैं, केसेस तो वैसे उनके ऊपर 100-150 से ज़्यादा हैं, लेकिन 2-3 केस ऐसे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं। उनमें से तोशा खाना का आपको याद है, मैंने कई बार आपसे अर्ज़ किया था। अजीब व गरीब बात है, इतने बयानात बदल चुके हैं खान साहब के, मुझे समझ में नहीं आती। एक ज़रबुल मिसल हमने सुनी थी कि झूठ इतना बर्क रफ्तारी से और इतना ज़्यादा बोलो कि सच लगे। अब खान साहब ने इसको तब्दील कर दिया है, वो कहते हैं झूठ इतना बोलो कि सुनने वाला पागल हो जाए। नहीं, आप ये बताइए, पहले उन्होंने कहा कि मैंने ये तोहफे नहीं बेचे, पहले तो उन्होंने कहा था मैंने लिए ही नहीं, ठीक है, फिर उन्होंने कहा मैंने बेचे नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं जी वो तो हमने यहाँ एक घड़ी साज था उसको बेच दिया। उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं वो तो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेचे थे। अच्छा यार, खुदा के वास्ते, आप इतने सीनियर पोजीशन पर रहे हैं, यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 4 years, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी थी कि लोग आपके पीछे आंखें बंद करके आपके साथ लग गए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक बात। दूसरी तरफ देखें, शवाहद ऐसे हैं कि ये केस उनके गले पड़ेगा और इससे जान छुड़ाना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। आप ये देखें कि हकायक ये हैं कि 40 मरतबा उनको तलब किया गया अदालत की तरफ से, वो सिर्फ 3 दफ़ा पेश हुए हैं और अभी भी उनके बस में हो अगर तो वो ना जाएं। एक ही मामले को लेके एक तरफ ट्रायल कोर्ट उसको देख रही है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपील है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज अल्टीमेटली कह दिया ना कि पहले फैसला हो लेने दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर हम उसको अपील में ले लेंगे केस, हम ट्रायल कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। कल कोई बड़ा कोई चीज़ सामने आ सकती है, कल तक के लिए मुलतवी किया है। यस, और दूसरी बात यह है कि आज हमने देखा एक टीवी इंटरव्यू में कि जो वो शख्स है जिसने वो खरीदी है घड़ी, उसने बबांगे दौल कहा है कि मैं किसी भी अदालत में आके गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि मुझे सबसे पहले शहजाद अकबर ने फ़ोन किया, फिर मेरे पास फराग होगी आई बशमूल इस तोहफे के,
और फिर मैंने वो तोहफा ख़रीदा। सही। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझसे रब्ता किया सऊदी अरब की रॉयल कोर्ट ने कि आप अगर बेचना चाहें तो बताएं इसका क्या लेना चाहते सही। हैं। कल तक के लिए मुलतवी है यकीनन। और आखिरी बात उन्होंने ये कहा कि आप ये सवाल खान साहब से पूछें कि ये घड़ी मुझ तक कैसे आई है। अच्छा ठीक है मेरे ख्याल में कल तक के लिए मुलतवी है। कल क्या अपडेट्स इसके हवाले से सामने आती हैं उस पर भी यकीनन कल जो है हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी दोबारा। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह हाफ़िज़।